नहीं, वो मैसेज आता है क्वालिफाई करने का, लेकिन वो नहीं आता कि आप कितना मेरिट है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं। 65 तक कहीं गलती किए होंगे, ऐसे नहीं होता। तो कहीं गलती किए होंगे भरने भरने में। जानते हो क्या होता है, कभी कभी होता है कि आप ऊपर का नीचे कर देते हो, एक अगर डिजिट आपने गड़बड़ कर दिया, सब पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो कभी कभी कई लोगों को मैंने देखा, आप कुछ कुछ कर तो लेते, कुछ कर तो लेते लेकिन भर नहीं पाते। हम्म। आज इसका, हाँ, ये वाला पार्ट हो सकता है आज खत्म हो जाए। कल कौन कौन एलिमेंट लिखे हो, वो कौन कौन सिनॉप्सिस में कौन कौन से हेडिंग है, पहले शुरू से पढ़ो। हम्म। अंतर। हम्म। हम्म। हाँ, निकट होना, यहीं से शुरू करते हैं। यहीं से। डॉक्टरी प्रमाणन, यानी कि पहले हिंदी वाले देख लो, फिर इंग्लिश वालों को देखते हैं, ठीक है। एक 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 तरफ से देखें, पहले हिंदी वालों को देखते हैं, फिर इंग्लिश वालों को। तीन तीन चार चार ऑनलाइन हो गया ना। देखिए, जब कभी भी किसी बंदे की मौत होती है, तो मौत होने के पहले के जो स्टेटमेंट होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। और वो डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है, वो होता किसका है, मृत्यु के कारण के बारे में, मृत्यु के कारण के विषय में। और दूसरा क्या होता है, या मृत्यु पैदा करने वाले संव्यवहार के बारे में, या मृत्यु पैदा करने वाले संव्यवहार के बारे में। अब यहाँ पे संव्यवहार शब्द आ गया ना, संव्यवहार के बारे में। ये दो बातें देखिए, अब यहीं से आपके अंदर कभी कभी वो प्रॉब्लम आई होगी कि सर, जब वो अपनी पत्नी को बता के जाता है कि मैं जा रहा हूँ पैसा लेने, है ना, तो वो किस में आएगा, इसमें आएगा वो। तो इसीलिए हमारे देश में ये थोड़ा से वाइड वे में है, ठीक है। तो मृत्यु के कारण के विषय में हो, तो अब डॉक्टर, कोई व्यक्ति की हत्या की जाती है तो वो घायलावस्था में कहाँ ले जाया जाता है, सबसे पहले मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, ट्रीटमेंट करने के लिए। तो अब वहां पे जब डॉक्टर उसको देखता है, तो भाई पता चलता है कि ये बंदा बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, या डॉक्टर कहता है अभी रुक जाओ, अभी नहीं ये कुछ बोल सकता है।
तो अगर उसके बोल सकने के बारे में डॉक्टर का प्रमाण ना होने का परिणाम कि वो नहीं बोल सकता है और उसका बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, अगर इसका सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो बातें कही थी वो मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है। जैसे कि मान लो वो गया और उसने बोला डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी दिक्कत हुई मेरे साथ, इस व्यक्ति ने मुझे मार दिया, और कहने के बाद वो बेहोश हो गया। इतना कहने के बाद वो बेहोश हो गया। डॉक्टर साहब ने क्या किया कि उसके जो बेड के नीचे वो जो लगा रहता ना बेड, क्या बोलते हैं उसको, पर्चा जो लगा रहता ना बेड के पीछे टंगा रहता ना, उसमें डॉक्टर साहब ने उसको एंट्री कर दिया। ठीक, इतनी बात है। उसके बाद फिर वो बोल नहीं सका और फिर वो उसी पे वो खत्म हो गया। तो वो सर्टिफिकेट दे या ना दे, उसने जो कहा डॉक्टर ने उसको सुन लिया या डॉक्टर ने उसको एंट्री कर दिया। ठीक, वो मृत्युकालिक कथन मान लिया जाएगा। अब ये कहना कि डॉक्टर साहब ये बताइए क्या वो उस समय बोल सकता था, इतने घायल अवस्था में वो बोला, या बोलने में उसको कोई समस्या आई, अब डॉक्टर साहब से आप क्वेरी कर रहे हो, तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट डॉक्टर आपको नहीं देगा। ठीक है, और देता भी है तो भी उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, बस डॉक्टर यानी कथन उसने बोला, डॉक्टर ने सुन लिया और उसने उसको एंट्री कर दिया। ठीक है, या नहीं भी एंट्री किया, वो जाके कोर्ट में बोल दे रहा है कि हाँ साहब ये बोला था। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि डॉक्टर का उस पेशेंट से जो मर गया है क्या कुछ लेना देना था? क्या कुछ नहीं लेना देना था। क्यों वो ऐसा करेगा? तो बस ये रहता है कि आवश्यकता ये होती है कि उस वक्त जब वो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा है तो उसके मन की दशा क्या थी, मन की दशा सही थी या नहीं सही थी, स्पष्ट बोल पा रहा था या नहीं बोल पा रहा था। डॉक्टरी प्रमाणन केवल सतर्कता का नियम है, कथन की सत्यता यानी कि जो उसका रियल में और उसका वायलेंटरली होना और तरीकों से भी साबित किया जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब ये डॉक्टरी प्रमाणन यानी जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है एक आपके यहाँ एक्टिव होने का प्रमाण पत्र देता है कि आप सही तरीके से उस चीज को वॉच किए थे कि नहीं किए थे। यानी कि बंदा बोल सकता था नहीं बोल सकता, अब आप ये लिख के दे दो कि बंदा नहीं बोल सकता था या इस योग्य नहीं था कि वो बोले, तो अब बनी सी बात है कि आप कह रहे हो कि उसने ये कहा था। एक तरफ आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कि बोल नहीं सकता, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं वो बोला था, तो मामला हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसका सर्टिफिकेट हो ही, डाइंग डिक्लेरेशन के पहले का सर्टिफिकेट हो ही ये कोई जरूरी नहीं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब वो किसके पास होगा? जिससे उसने किया होगा तो डॉक्टर डॉक्टर ही बता सकता ना कि ये बोलने लायक है या नहीं, इसकी क्षमता है या नहीं, बाकी तो कोई नहीं बता सकता। फिर कथन मृत्यु के समय का निकट होना, कथन तथा मृत्यु के समय का निकट होना। उच्चतम न्यायालय ने इसमें यह कहा था कि कथन का संबंध आवश्यक रूप से, कथन का संबंध आवश्यक रूप से मृत्यु के कारण या मृत्यु पैदा करने वाले संव्यवहार की परिस्थितियों से होना चाहिए। इसमें एक विवाहित स्त्री, आपको बताया था, एक विवाहित स्त्री जिसकी शादी अभी 4 महीने पहले हुई थी और उसके अपने ससुराल के जो कन्वर्सेशन थे उसकी अपनी बहनों से अपने भाइयों से, वो ना वो बराबर लेटर लिखती रहती थी और 4 महीने बाद वो मर गई। ठीक है, तो अब इसमें वो जो लेटर उसने लिखे थे क्या वो उसके मृत्यु के कारणों का वर्णन कर रहे थे? ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ पे केवल हत्या ही नहीं बल्कि वो आत्महत्या भी उसमें सम्मिलित होगी। उच्चतम न्यायालय ने इसमें ये कहा कि जो मृत्युकालिक कथन होता है उसका साक्षिक महत्व केवल इस कारण कम नहीं हो जाता है कि कथनकर्ता जिसने अपना वो बयान दर्ज किया है काफी समय से नहीं आज हमने बोल दिया और
1 हफ्ते तक जीवित रह गए, 10 दिन जीवित रह गए, है ना, कोई भी व्यक्ति है, और उसके बाद वो मरता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट है वो पुराना हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि वो उस वक्त अपने घायल होने की अवस्था का वर्णन कर चुका है। अब अगर यही चीज उल्टा कर दो कि वो घायल हुआ, बेड पे पड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन, जितने लोग देखने आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे उसके चाचा जी आए उसने उनको पूरी कहानी बता दी, तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, वो मान्य क्यों नहीं होगा? पहला को बता देता या किसी और को बता देता, उसी दिन बता देता, दूसरे दिन बता देता, उन्हें चाचा को ही क्यों बनाया? उसने चाचा को ही क्यों बताया? किसी और को भी बता सकता था ना, भाई और लोग भी तो मिलने गए थे, घर में और लोग भी तो थे, तो चाचा ने हो सकता है अपने हिसाब से उसको टेस्ट कर लिया हो ना, ये होता है, तो इसलिए उसको मान्य नहीं होता, ठीक है। फिर सह अपराधी, ये भी आपका विश्वसनीयता की कसौटी हो ही गया था आप लोगों का, है ना, कल। हाँ, परिसाक्ष्य में तुलना, तो को एक्यूज्ड जो होता है, को एक्यूज्ड, सह अपराधी, वो तो बोल दिया कि साहब हत्या के समय ये व्यक्ति भी मेरे साथ था। अब उसकी खुद की हत्या हो रही है, किसकी? जो सह अपराध, सह अपराधी समझ रहे हो ना, एक साथ साथ अपराध करने वाले, है ना। अब उसको किसी व्यक्ति ने मार दिया, या उसने किसी को मारा, जो साथ में है उस व्यक्ति ने चिल्ला के कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे मार दिया, तो उस व्यक्ति ने सुन, जैसे होता ना कि साथ ही गए हम लोग साथ ही गए, मान लो कोई हत्या कर रहे हैं, कुछ भी चोरी डकैती कुछ भी कर रहे, वहां पे हमारा साथी आगे चला गया, उसने पहले ही उसको ठीक कर दिया, अब वो चिल्ला रहा कि तुमने मुझे क्यों मारा, तुमने मुझे क्यों मारा, इतने में हम पीछे से पहुंच गए। तो अब जो हमने सुना है वो क्या होगा? बैंक डिक्लेरेशन होगा उसका, हमने जो सुना, ठीक। मान लो अब उसके अलावा और कोई नहीं है वहां पे, जैसे रात बिरात में घटनाएं होती है, तो अब अगर मान लो हम होस्टाइल हो जाए, होस्टाइल मतलब पक्षद्रोही हो जाए, यानी कि अपने साथी के विरोधी हो जाए, और जाके कोर्ट में बता दे कि हाँ, उस व्यक्ति ने जो मर रहा था वो व्यक्ति बोला था कि तुमने हमें क्यों मार दिया, वो हमारा साथी ही था, तो वो डैंग डिक्लेरेशन उसका मान लिया गया, ठीक है। तो परिसाक्ष्य तुलना उसकी ना, टेस्टिमोनी, उसका भी टेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़ी बड़ी कहानियां होती है इसमें, ठीक। पुष्टि की आवश्यकता, कंफर्मेशन, तो इसमें गिरधर शंकर तवाड़े बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2002 का मामला था। गिरधर शंकर तवाड़े लिखना पड़ेगा, लेकिन गिरधर शंकर तवाड़े, टेंशन में हो गया तुम, टेंशन मत रहो। गिरधर शंकर तवाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002। इसमें ये कहा गया था कि मृत्युकालिक कथन की पुष्टि आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि स्वतंत्र गवाह पुष्टि करने के लिए मिल ही ना पाए,
या मिल ही ना पा रहा हो। मृत्युकालिक कथन को विश्वास योग्य मानने के पूर्व हमें उचित सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। ठीक। उचित सावधानी और सतर्कता क्या होती है? यही होती है कि जिस बंदे ने अपनी मौत के बारे में, अपने डेथ के बारे में जो बात कही है, वो उसी सीक्वेंस में कही है कि नहीं कही है। किसी से भी कही हो, जरूरी नहीं है कि भाई वो व्यक्ति जो है झूठा आदमी है, कुछ नहीं, इससे मतलब नहीं, कही है या नहीं कही है, और कितनी कही है, कैसे कही है। लच्छेदार बातों में तो नहीं कही है, पूरी कहानी सुनाते हुए तो नहीं कही है। तो अमूमन ये होता है कि जब कोई व्यक्ति घायलावस्था में होता है, चाहे वो चाकू से हो चाहे गोली से हो, तो उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ इतना आता है कि ये हुआ कैसे, किसने किया। वो कहानी बताने की सिचुएशन में होता है क्या? नहीं होता ना। या थोड़ा सा दर्द हो जाए और कोई आपसे कहे चलो तुमको कहानी सुनाते हैं, तो क्या करेगा? वो कहानी सुनेगा? तो वो शॉर्ट में बस, हाँ, फिल्मों में देखा होगा आपने कि पूरा पूरा वो बताते बताते आखिर में रुक जाता है, नहीं बोल पाता है और मर जाता है। हाँ। तो अब जितनी कहानी उसने बताई तो अगला समझ लेता है कि कौन बंदा हो सकता है। तो यहाँ पे उसकी कोरोबोरेशन जरूरी नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मृत्युकालिक कथन दोष सिद्धि का एकमात्र आधार बन सकता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर हम मृत्युदंड या दोष सिद्ध, यानी जो दोष सिद्ध का मतलब मृत्युदंड भी हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, आपको दिया जा सकता है। उसके अलावा किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स की या किसी अन्य साक्ष्य के कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है, अगर उस डाइंग डिक्लेरेशन को आपने क्लियर कट सावधानी के साथ इस्तेमाल किया है तो। ठीक है। क्योंकि वो जो स्टेटमेंट हो रहा है वो वायलेंटली है, सत्य है, सारी चीजों पे ध्यान देना होता है। फिर नातेदारों को दिए गए और उन्हें फंसाने वाले कथन किस केस में कहा गया था? हाँ, कब का है? हम्म इसमें मामला ये था कि मृतक के रिश्तेदारों के प्रति किया गया कथन जब उचित तरीके से साबित हो जाए तो ये भी विश्वसनीय होता है कि इस मामले में एक व्यक्ति को तेजाब डालकर मार दिया गया। सबसे पहले उसका लड़का सामने आया और उसने बताया कि किसने ऐसा किया। यही बात उसने पुलिस स्टेशन पर बताई और फिर हॉस्पिटल में जाके बताया। तो ये कथन अब विश्वसनीय होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो मनी सी बात है कि यहाँ पे रिश्तेदार हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, अब ये कहना कि नहीं साहब उसने फंसा दिया हो किसी को, तो ऐसा नहीं होता है। और फिर वो बात तीनों जगह एक ही बात बोल रहा है। अगर वहीं पे वो बातों में कंट्रडिक्शन कर देता, यहाँ पे कुछ बोलता, वहां पे कुछ बोलता, वहां पे कुछ बोलता, तो समस्या हो सकती थी। लेकिन अगर अंत में मृत्युकालिक कथन उसके मृत्यु के संबंध से, यानी उसके मृत्यु के कारणों के संबंध में सटीक होता है, लास्ट वाला, तो फिर वो मान लिया जाएगा। लेकिन अगर तीनों जगह कंट्रडिक्शन हो गया है और किसी से मृत्यु के कारणों के बारे में बहुत ज्यादा सही जानकारी नहीं मिल रही, तो वो मान्य नहीं होगा। फिर इसी तरह होता है कि अगर मान लो आपने कोई डाइंग डिक्लेरेशन किया, ये अभी उसमें आएगा आपके जो डाउरी डेथ होता है ना, वाइफ, उसमें मर्डर में। तो जैसे उसने पहले कहा कि मेरी सास ने मुझे जलाया है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कहती इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए कि मेरा पति भी इसमें शामिल था। ठीक है, खेल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आती है, ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन मान्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले तो सास को बताया, तो पहला प्राइमा फेसी तो सही था। अब किसी ने कहा होगा कि अरे उसको भी लगा देना, तो हो गया। ठीक। अभी इसमें कई केस आएंगे, कई प्रॉब्लम्स आएंगे, अभी इसमें देखना आप लोग कहाँ पे, इसीलिए क्या समझ लो अभी। अभी उसमें कई प्रॉब्लम हम आपको देंगे, तब आपको उसको
सेलेक्ट करना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, सुनते चलिए ध्यान से। ये हो गया। इसके बाद फर्स्ट यानी एफआईआर और पुलिस के प्रति मृत्युकालिक कथन। तो एफआईआर में भी आप किसको करते हो? पुलिस को ही करते हो। और मृत्युकालिक कथन अगर पुलिस से हो गया तो अभी तो बेचारे को पुलिस वाले कुछ मान ही नहीं रहे थे आप। हाँ हाँ, वो कन्फेशन है, वहां पे डाइंग डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस वालों से किया गया जो कथन होगा वो मान्य होगा डाइंग डिक्लेरेशन में, क्योंकि वही लोग उठा के ले जाते हैं ना घायल व्यक्ति को। अब फिर ये बोला जाता है कि घायल व्यक्ति इस हालत में होता है कि वो इधर उधर की बातें नहीं बोल सकता, वो सीधे बोलेगा कि साहब किस व्यक्ति ने हमको मारा है। कहलाओ क्या बोलेगा वो। ठीक है, तो वहां पे पुलिस वालों को अछूत नहीं समझा गया है। वहां पे उनकी बता डाइंग डिक्लेरेशन वाली बात को पुलिस ने अगर कहा है कि हाँ ये बंदे ने ये बोला था तो वो मान्य होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पे मरे हुए को तो मारेंगे नहीं, पुलिस वाले मारेंगे? ये भी तो लॉजिक है कि जो घायल अवस्था में उसको मारेंगे क्या पुलिस वाले? क्योंकि अगर, लेकिन उल्टा होता है, अगर मान लो पुलिस वाले ही उसको मार के घायल कर देते और इस अवस्था में पहुंचा देते, और फिर दूसरा पुलिस वाला पहुंचता उससे बोलता कि साहब ये साहब ने हमको बहुत मारा है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल मरने वाला हूं, अब मैं बच नहीं सकता हूं। अब बताओ अब यहाँ पे क्या होगा? कन्फेशन नहीं है ये, अब वो दूसरे पुलिस वाले से कह रहा है अपनी मौत के बारे में। जैसे होता ना कभी कभी जो पुलिस वाले मार देते हैं, सीनियर दरोगा पहुंचता है, किसने तुम्हारी हालत की? तो साहब इन्होंने। तो अब वहां पे दो बातें होती हैं कि या तो वो बचा ले, वो ना बोले कि भाई, डिपार्टमेंटल बात होती है ना, वो नहीं बताएगा कि किसने मारा है। फिर वो कहानी बनाएंगे पूरी कि वो व्यक्ति घायल हो गया था और चोट लगी थी और हमने इसको हॉस्पिटल भेजा। अब अगर वहां पे उसने डॉक्टर से बोल दिया कि साहब, हाँ, वो भी डाइंग डिक्लेरेशन में। हाँ हाँ, बिल्कुल होगा, डाइंग डिक्लेरेशन होगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिएगा, प्रथम इत्तला रिपोर्ट और मृत्युकालिक कथन में परस्पर विरोध। ने फर्स्ट एफआईआर में गवाहों के बयान और आहत से मृत्युकालिक कथन जो होते हैं, इनकी परिस्थितियों में एफआईआर में कुछ लिखाया जा रहा है, बयान में कुछ दर्ज हो रहा है, और उस अपनी मौत की के बारे में वो कुछ बता रहा है। तो तीनों जगह क्या हुआ? कंट्रडिक्शन, परस्पर विरोध हो गया ना आपस में। तो इत्तला देने वाले व्यक्ति ने जो इत्तला दी थी वो बहुत बढ़ा चढ़ा के दी थी। ठीक है, तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये मृत्युकालिक कथन को विश्वसनीय नहीं बनाता है। ठीक है, सोहनलाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। सोहनलाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि तीन अवसरों पे तीन तरह की बातें करना, वो क्या करता है? डाइंग डिक्लेरेशन को इररिलेवेंट कर देता है। ठीक, फिर कंप्लेंट होता है परिवाद को। आप लोग लिखे हो, देखो हेडिंग बनी होगी ना पहले से। अब इंग्लिश वाले लिखा देंगे, इंग्लिश वाले पहले हिंदी वालों को हेडिंग बनी होगी ना हिंदी वालों। तो वो जहां जहां हिंदी वाला बना हुआ वहां वहां पे उसको एंट्री कर दो, बस हेडिंग तो लिखी ही होगी। वहीं पे केस ला डाल दो, खत्म, काम हो गया। बस समझ लो थोड़ा सा। समझना यही है अल्टीमेटली क्या, कि किन किन परिस्थितियों में कैसी कैसी बातें हो सकती हैं। अब जैसे परिवाद, कंप्लेंट, कंप्लेंट को क्या मृत्युकालिक कथन मान लिया जाना चाहिए? कंप्लेंट, जैसे एफआईआर को तो आप मान लेते हो, तो कंप्लेंट में क्या होगा? हम्म, इसमें यह था कि एक महिला, कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, वो गई अपने रिश्तेदारों के समझौता करने। रिश्तेदारों ने क्या किया, उसको पकड़ा और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी, जल गई वो। तो उसने कंप्लेंट किया पुलिस वालों से, पूरी बात उसने बताई।
अब जब पुलिस वालों से उसने पूरा बयान दर्ज करवा दिया, लिखा दिया, तो बनी सी बात है कि अब उसमें कोई बात तो बचती नहीं है। ठीक है, तो वो मृत्युकालिक कथन मान लिया गया। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति है, वो बहुत घायल हो गया, बहुत घायल हो गया मतलब कि बोल नहीं सकता, कुछ नहीं बोल सकता। डॉक्टर ने कहा इनको 2 दिन रुक जाइए। 2 दिन के बाद अगर वो कुछ बोलना चाहता है और बोल देता है, और उसके बाद वो मर जाता है, तो डायरेक्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, अब ये कहो कि डॉक्टर साहब प्रमाण पत्र दे कि क्या वो नहीं बोल सकता था उस दिन। ठीक है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक, बस वही आपको क्या देखना, सीरीज देखना है। सीरीज के अंदर ना आदमी बेहोश हो जाता है, एक्सीडेंट हुआ बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, महीने 2 महीने बाद उसको होश आता है। हाँ, बस ये है कि हाँ, अगर मर गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं वो। जैसे कभी कभी एक्सीडेंट में होता है ना कि अज्ञात होता है, सुबह सुबह बहुत से बच्चे जाते एग्जाम देने हाई स्कूल में और एक्सीडेंट हो जाता है, और पड़े रहते हैं, फिर ले जाते कोमा में चले जाते, कोमे में रह रहे मर, पता ही नहीं चलता किसने टक्कर मारी क्या हुआ। अगर होता तो कुछ बताता ना कि कौन सी गाड़ी थी क्या था, तो फिर वो वाच होता कि सुबह सुबह कौन गाड़ी गई थी, तो समथिंग टाइप में नहीं पता चलता बहुत से मामले। ठीक, तो अभिलिखित करने में अगर विलंब हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आपका डाइंग डिक्लेरेशन बेकार हो जाएगा, बस शर्त ये है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन करने के योग्य नहीं होना चाहिए। अगर योग्य है और नहीं कर रहा है, फिर डिले कर रहा है, तो नहीं माना। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो सीरीज में यानी कि उसकी मानसिक दशा के बारे में। अब फैक्ट और सरकमस्टांसेस, तथ्य तथा परिस्थितियों का महत्व क्या होता है। इसमें न्यायमूर्ति सरकारिया ने कुछ बातें कही थी। इसका केस था आपका जयराम बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1976। जस्टिस सरकारिया, 1976, जयराम बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मिस्टर वसीम नहीं है क्या? अबरार अली, अपर्णा, नसीम, ज्योत्सना। 4 लाइन वाले को लापरवाह भी होते हैं ना, तो सो रहे होंगे। हाँ सही कह रहे हो, भुगतान करके सो जाते हैं। चलिए, नहीं सर, जग रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बस सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें हुआ क्या था, एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, तो मृतक को किसने छुरे से घायल किया, और जब तक वो घायल व्यक्ति तड़प रहा था, तो उसके मुंह से बहुत कम शब्द निकल रहे थे। आदमी चिल्लाएगा कि कहानी बताएगा, तो उसकी इच्छा इतनी ही रही थी कि मामूली बातों को सब काट के वो किसी तरह से वो बात बता दे जो उसके साथ हुआ था, तो मजिस्ट्रेट को ये बता दे कि किसके हाथों से वो घायल हुआ था। मृत्युकालिक कथन का संक्षिप्त रूप परिस्थितियों के अनुसार सत्यता को दर्शाता है, और ये भी कि वो कोई सीखी सिखाई बात नहीं कर रहा था। कथन का सार अन्य गवाहों द्वारा बताई गई बातों के अनुकूल था। नहीं, अनुकूल मतलब
अब वो व्यक्ति जो घायल हुआ है, उसके दिमाग में जो चोट आई थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके द्वारा अगर मान लो, दूसरा प्रकरण है, उसके द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, यानी मृत्युकालिक कथन दिया जाता है, तो क्या उस पर निर्भर किया जा सकता है, यानी कि उसकी बातों के आधार पर मृत्युकालिक कथन को मानते हुए उसको दंडित किया जा सकता है? तो यहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी का दिमाग जो है, उस दिमाग में चोट लगी और चोट के कारण वो उसका काम नहीं कर रहा था, इधर उधर की बातें बोल रहा था, कुछ देर कुछ बोल रहा है, कुछ देर कुछ बोल रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो मान्य नहीं होता। क्योंकि देखा होगा फिल्मों में याददाश्त खो जाती है ना, और चोट लग जाती है, वो कुछ बोलने लगता है, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, है ना। देखा होगा ना, फिल्मों में देखा कि नहीं देखा? देखा करो फिर तो, फिल्मों से बहुत से जहाँ उसमें आता है। जैसे वो उसमें देवदास में नशे के हालत में पारो में उसको, पारो कौन कौन है उसमें, दो पात्र है ना, चंद्रमुखी, कभी पारो में चंद्रमुखी नजर आने लगती, कभी चंद्रमुखी में पारो नजर आने लगती, है ना। तो हाँ, जो भी हो, अब है एक दो उदाहरण बता दिए, अपना देखो अब। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग चीजें हुआ करती है, ठीक है। कभी कभी चिकित्सक के द्वारा ही अभिलिखित किए गए कथन को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। ये कब होता है? कि जब अभियुक्त व्यक्ति की हालत बिगड़ रही होती है, घायल होने के बाद बिगड़ेगी, बीपी लो होगा, बेहोश होगा, कुछ भी हो सकता है, और पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को बुलाने में क्या हो रहा है? विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, नहीं आ सकता है। ऐसे में जो चिकित्सक ने जो लिख दिया, या चिकित्सक को जो उसने बताया, उसने लिख दिया। होता है ना कि मान लो उसने कुछ बातें बताई और उसके बाद बेहोश हो गया, अभी उसके पास घर का कोई बंदा नहीं था, एक्सीडेंटल केस में अमूमन ऐसा होता है। तो अब वो घर वाले किससे पूछेंगे? पता है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कुछ बोला क्या, कुछ बताया क्या, होश आया क्या? सब तमाम सवाल करते कि नहीं करते? बस वही। तो अगर डॉक्टर साहब ने हाँ बोला था, फला नंबर की गाड़ी थी और फला दिशा से आ रही थी, मार के चली, बस इतना बताया उसको, बस अब उस नंबर की गाड़ी खोजी, अब उस तरह की गाड़ी खोजी, अब निकलवाइए सीसीटीवी कैमरा से कौन सी गाड़ी थी, क्या तो निकल आएगा सब। अब पहले, अब देखो, अब ये लगेगा कि सर पहले तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो पहले ये भी तो हुआ करता था ना कि हाँ, वो गाड़ियां किसके पास हुआ करती थी, अगर 10-20 किलोमीटर के रेंज में भी हुआ करती थी, तो लोगों को पता हुआ करता था कि यार इनके पास ऐसी गाड़ी है या इस नंबर की गाड़ी है ना। तो सिचुएशन और परिस्थितियां इसीलिए कहा जाता है, अब देखा जाता है। पहले लोग साइकिल लाते थे तो गांव के लोग देखने जाया करते थे, साइकिल आई हुई है ना। अब तो ला के 4 व्हीलर खड़ी कर दो, कोई झांकने ना आएगा, है ना। हाँ, तो ये सब डिपेंडेंसी का वो है ना। अब ये सवाल नेक्स्ट आता है कि मृत्युकालिक कथन को केवल इस आधार पे अस्वीकृत कर दिया जाना कि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में था, ठीक है, या क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं दर्ज किया गया, तो ये कोई माने नहीं। यानी ध्यान रखना है कि अगर मान लो सवाल में वो देता है कि क्या क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा गया मृत्युकालिक कथन मान्य होगा, नहीं होगा, दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, अगर, तो ये मानो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा गया वो भी मान्य होगा, नहीं लिखा गया वो भी मान्य होगा, ठीक है। तो हाँ, इसका कोई एक सेट पैटर्न या सेट फॉर्म नहीं होता है, ठीक। इशारों द्वारा मृत्युकालिक कथन, इशारों ही इशारों में होता है, नहीं होता? तो ये क्वीन बनाम अब्दुल्ला का केस था, इलाहाबाद की फुल बेंच ने इस पे, फुल बेंच कितने लोगों की होती है? अरे यहाँ पे ये भी आपको बता दें, फुल बेंच कितने लोगों की होती है?
हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये सब लिख लेना। सिंगल बेंच एकल एक की, डबल दो की, फुल बेंच ट्रिपल की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पांच की। ठीक है। और कोई स्पेशल मामलों पे भी होती है तो फिर कितनी भी हो सकती है। ठीक है। तो पांच कम से कम होते हैं संवैधानिक में, पांच के ऊपर कितने भी हो सकते हैं। ठीक। तो फुल बेंच तीन जजेस को बोला जाता है। तो यहाँ पे उसका गला काट दिया गया था लड़की का। अब गला काट दिया गया तो बोल पाएगा कोई? है? कोई नहीं बोल पाएगा, बोल लेगा? नहीं बोल पाएगा। तो उससे पूछा गया इशारों इशारों में, तुम्हारा ये हाल किसने किया? तो इशारा करके बोलती है ना, इशारा करके। अब इशारा किया तो आइडेंटिफाई कराया गया। जिन पे शक था उनको बुलाया गया। इसके किस वो होता क्या कि रिलेशन किसके किसके कैसे होते हैं, बुलाया गया इसको इसको इसको, ऐसे बोल। तो अब क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन हो गया? हो गया। ठीक। तो क्लियर है बात, समझ में आ गई ना? अब ओरल डिक्लेरेशन क्या होता है? ओरल का मतलब समझ रहे हो? मौखिक मृत्युकालिक कथन को भी मान्यता दी गई है, यानी ओरल डिक्लेरेशन को भी मान्यता दी गई है। जिन मामलों में जिस व्यक्ति को मृत्युकालिक कथन मौखिक रूप से किया गया था, वे मृत्यु के 2 दिन बाद तक चुप रहे। उसके बाद ही उन्होंने पुलिस को उसके बारे में बताई। वे 2 दिन तक क्यों चुप रहे, इसका उसके उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। तो ये ऐसे स्टेटमेंट, मृत्युकालिक कथन जो होंगे वो विश्वास योग्य नहीं होंगे। राम साय बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1994। ठीक है, राम साय, तुम्हारे फिर नहीं मिला होगा ना? राम साय, साय साय वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1994। अगर मान लो एक प्रॉब्लम हम देते, इसको थोड़ी देर समझना और फिर बताना। मान लो कि ये ए नामक व्यक्ति है, इसको किसी व्यक्ति ने घायल कर दिया, और ये व्यक्ति पड़ा हुआ है घायलावस्था में। ठीक है, घायलावस्था में पड़ा हुआ है। भीड़ लग गई, भीड़ लगने के बाद वो बोलता चला जा रहा है। पुलिस वाला, एक पुलिस वाला पहुंचा उसके बाद, और अन्य लोग भी जब पहुंचे तो वो बोल दिया कि साहब ऐसे ऐसे हुआ, इस व्यक्ति ने मुझे मारा है। अब वो उतना बोलने के बाद मर गया। क्या ये मौखिक ही बोला देखो, और मौखिक ही सुना उन्होंने, उन्होंने रिटन फिटन नहीं किया? क्योंकि वो भीड़, आप ही कोई बोलेगा तो आप लिखोगे क्या बैठ के, हाँ बोल बेटा? आप भी नहीं करते ना। कभी किसी के पास पेन में नहीं होता। कागज पेन है तो कागज नहीं, कागज है तो पेन नहीं। तो भाई उस तैयारी के साथ कोई चला, तो इसलिए पेन कागज रखे रहा करो, कभी भी किसी का मृत्युकालिक कथन लिखाओ और उसके बाद अंगूठा लगवा लो। तो ऐसा नहीं होता है अमूमन। तो पुलिस वाले भी पहुंचे तो उन्होंने बताया कि साहब भाई, अब उतनी देर निकालते निकालते उन्हें बोला और वो मर गया, क्या लिखोगे, क्या पूछोगे उससे? उन्हें खाली बता दिया ना, आपने सुन लिया ना, बस हो गया। तो उसको भी सर्टिफाइड माना गया, यानी कि वो दोष सिद्धि उसके आधार पे भी वैध होती है। ठीक है।
निशानी अंगूठा, कल बताया था ना कि दो व्यक्ति जल गए थे और जलने के बाद उनका वो हुआ, उन्होंने बात जलने की बताई और निशानी अंगूठा उनका लिया गया। तो वहां पे उस चीज को संदिग्ध माना गया कि जब 100% जल चुका है तो अंगूठा कैसे आ गया। भले वो सही बात रही हो, बात उन्होंने सही कही हो, लेकिन साक्ष्य की दृष्टि में आप संदिग्ध तो हो गए ना। और संदिग्ध होने पर किसी भी मामले में अगर कोई संदिग्ध हो जाता है तो फिर कोर्ट उसके आधार पर सजा नहीं देती। ने कहावत है ना कि एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए चाहे 100 अपराधी छूट जाए, है ना। फिर उसके बाद आता है कि जहां पर कथनकर्ता जीवित बच जाए, कथनकर्ता जीवित बच जाए, तो क्या है उसका डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। अगर जिस व्यक्ति ने डाइंग डिक्लेरेशन किया और वो बच गया, नहीं होगा फिर वो नहीं, वो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। बस इतना समझना आपको, वो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा, वो कोरोबोरेटिव साक्ष्य में बीएसए की 147 नहीं नहीं 157 धारा किस सेक्शन में गया, 157 160 160 में कोरोबोरेटिव हो जाएगा, ठीक है। 160 में देखेंगे उसको, 161 बीएनएस बीएनएसएस 161 161 181 कैसे होगा, 161 180 है और 162 181, ठीक। फिर इसके बाद आती मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट हाँ 161 में जो कथन होते हैं। स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम शरीफ 2003 का केस है। इसमें स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम शरीफ मेडिकल रिपोर्ट, इसमें ये कहा गया था कि जब मरीज घायल होता है तो घायल होने के बाद हॉस्पिटल जाता है, ट्रामा सेंटर जाता है या इमरजेंसी में जाता है। तो इमरजेंसी में जो दुर्घटना रजिस्टर होता है उसमें उसका नाम दर्ज होता है। फिर मरीज पूरे होशो हवास में था और सवालों को समझने की स्थिति में था, पूर्णतः सक्षम था। उससे प्रश्न भी पूछे गए और उसने उनका भली भांति उत्तर भी दिया। मरीज के बयान को उसकी चोटों के आधार पर या 100 परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर केवल इसलिए अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार की चोट मरीज को लगी थी उस दृष्टि से वो किसी प्रकार का बयान देने में असमर्थ था या असमर्थ थी, ठीक है। तो अब ये कह दो कि साहब जैसे हो ना कि अरे साहब उसका गला कटा था तो बोली कैसे होगी साहब वो, तो बोला कि इशारे से बता दिया था उसने। तो अगला वकील तो यही करेगा ना कि नहीं साहब ऐसे नहीं हुआ था। जब वो इस हालत में नहीं थी तो वो कैसे इतने गंभीर और आपके सर पे चोट मार दे तो आप बोल पाएंगे क्या, मतलब दुनिया की दोस्त है ना। तो लेकिन वो उसके पहले होता, हर आदमी के साथ हर तरह के पैरामीटर्स लागू नहीं होते। पत्नी की हत्या, वाइफ्स किलिंग, इसमें बस दो तीन उदाहरण देंगे हम आपको। हाँ कई ठो इसमें बहुत से हैं। 3 अवसरों पर दिया गया मृत्युकालिक कथन, 3 अवसरों पर जिसको परिस्थितियों के अनुसार संपोषण भी प्राप्त हुआ था और वो दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त। अभियुक्त के वकील ने, अभियुक्त के वकील ने ध्यान रखिएगा,
कहा कि ऐसे मृत्युकालिक कथन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। वो इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि जो कथन न्यायालय के सामने आया है वो स्त्री की अंतिम समय पर की गई बातें हैं। उस समय वो भयानक पीड़ा में थी, इसलिए उसके कथन की जांच इस कचौशी पर नहीं होना चाहिए कि गवाहों द्वारा बताई गई जो बातें हैं वो बातें पूर्ण रूप से या उनका पूर्ण रूप नहीं था। ऐसे मृत्युकालिक कथन को इस आधार पर विश्वसनीय कहना कि उसमें कुछ या कई स्थानों पर कमियां या अवास्तविक या अप्राकृतिक या अंतरात्मा के विरुद्ध होगा। ठीक है, तो ये क्या घोर जुल्म इस मामले में हुआ था। पति ने अपने ही घर के और अपनी ही देखरेख में पत्नी को जलाकर मार दिया और उसे इस बात की सजा मिली है। इस दोष सिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई आधार हमें नजर नहीं आता है। यानी कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को जला देता और मान लो वाइफ कम पढ़ी लिखी है, तो अभी जैसे मान लो आप आए तो आपको उसने दूसरी भाषा में सेंस वही जा रहा है, भाषा बदली हुई है। तो अगर इस तरह से कोई बात वो बोलती है और कोई बयान दर्ज कराती है, तो क्या उसको हम पहले अवसर पे उसने दूसरी भाषा में बताया, दूसरे अवसर पे दूसरी भाषा में बताया। पहले में उसने कहा कि वो हमें मार दिए, दूसरी बार कहा कि उसके लल्ला के पप्पा ने हमें मार दिया, है ना, दूसरी बार उसने कहा। तीसरी बार उसने कहा कि इनके बेटे ने हमें मार दिया, माने ससुर सामने खड़े थे। तो अब तीनों जगह पे उस सेंस एक ही आ रहा है। ठीक है, और फिर पता कि जला के मारे तो मिट्टी का तेल डाले फिर आग लगा दिया ना कुछ। तो अब वहां पे ये कहना कि ये बात गलत है, एक बार वो इनको बता रही है, एक बार तो वकील साहब अगले, तो ये मान्य नहीं। ठीक। फिर इसी तरह एक महिला को और, अब इसमें बताइए कि ये मैं प्रॉब्लम देता हूं आप। ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति और हमारे देश की महिलाओं की जो एक सांस्कारिक वैल्यू जिसको कह सकते हो होता है, उसके रेफरेंस में है। बताइएगा, मान लो ये शालिनी लड़की है, ठीक है। शालिनी लड़की है, ठीक है। जी हेलो। शालिनी लड़की है, इसका हस्बैंड शिवम है, ठीक है। जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? असेंबल्ड हो चुका है, असेंबल्ड हो चुका है। नहीं नहीं, आशीर्वाद असेंबल्ड हो चुका है, मतलब परमानेंट हो गया है। 48। हम्म हम्म हम्म। चलिए वो नया अभी उसमें जब आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। वो किससे आपने पूछा था? नहीं नहीं, सीनियर देना बने, मैं बता रहा हूँ अभी शायद कल या परसों में देख रहा था, उसमें 5 साल का दिया हुआ था। अब देखते, हो सकता है वो कोई दूसरा उससे उन्होंने देखा हो। हम्म। अरे तो अभी तो है ना, आपके आपके अभी तो है ना 48 में। कितने ईयर है अभी हमको ये बताइए, अल्टीमेटली 3 साल है कि नहीं अभी? तो बस। हाँ तो अभी तो अभी अलग साल नहीं, फॉर्म भरने तक अगर 3 साल के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आना ही आना है। 2 2 साल का, एक ही साल के अंदर अंदर हो सकता है जाए। तो अगर फॉर्म भर गया फिर आप 52 के हो जाओ, एग्जाम ले चाहे ना ले, उससे थोड़ी मतलब होता है ना। हम्म हम्म। चलिए। हम्म। नहीं नहीं, इतना लंबा नहीं लगेगा, जल्दी करवाइए। हम्म। ठीक। हाँ नहीं नहीं। हाँ हाँ। हम्म। अभी हम अभी आज कोर्ट जाएंगी आप? चलिए ठीक है, अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कल सब।
हम्म। प्री देना पड़ेगा, मेंस में वो शायद उससे एग्जाम्प्ट होता है, जीएस से और लैंग्वेज से। हम्म। प्री देना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। कार है, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक। ये जब से आ गया ना हाँ, नहीं सिविल जज का उनका भी हो गया ना कि अब एडजस्ट दे सकता है, तो इसलिए अब हलचल मची हुई है। तब हम्म। तो मैं प्रॉब्लम में आ रहा था ना, शालिनी, इनके हस्बैंड है शिवम, ठीक है। इन्होंने इनको जला के मारने की कोशिश किया। कोशिश में कोशिश सफल भी हो सकती है, असफल भी हो सकती है। तो मरने के पहले जब कोशिश है तो कुछ बचने के चांस थे, गई हॉस्पिटल, भर्ती हो गई। पूरी कहानी बता दे कि मेरे पति ने मेरे ऊपर तेल डाला और आग लगा दिया, और उसी लगे हाथ बोलती है कि लेकिन मेरे पति को कुछ होना नहीं चाहिए। आप देखो, मतलब मेरे पति को इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। सोचो, थोड़ा गंभीरता देखो उसकी। यानी उस हालत में कि अब मैं बचूं कि ना बचूं, मेरा तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन किया इसी बंदे ने। फिर भी उसके प्रति इतनी दयालुता बरतना, क्या शो कर रहा है? आंखों से आंसू नहीं निकलेगा वो जिस वक्त, अगर ऐसा कोई बंदा उस वक्त बोलता है तो आपको कैसा लगता है, सोचो। है? हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है, इमोशंस भी होते हैं। बहुत से होता है, तो आप अब ऐसा नहीं होता है, सब में नहीं होता, मैंने बोला ना, सब में नहीं होता है। अभी वो दूसरा वाला केस जब बताए थे, तो उसमें तो वो कह रहे थे रुको, अभी तो सास का नाम लिया, उसके बाद पति का भी नाम ले ले रही है, उसको भी फंसा दे रही है। तो हर उसमें थोड़ी, लेकिन जहां कहीं पे भी संवेदना की और संस्कृति की कुछ बातें, तो अब ये बताओ यहाँ पे, तो वो तो बात छोड़ो कि इसमें डाइंग डिक्लेरेशन होगा या नहीं, उसके हस्बैंड को छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए, बोलो। है? है? ठीक, तो यहाँ पे हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन उसका वैलिड है। नहीं नहीं, छूट कैसे जाएगा? हम्म? ठीक, तो इसके वो शब्द की उनको कुछ नहीं होना चाहिए, ये उसकी अंतरात्मा की आवाज थी। यानी कि ये क्या सिखा रहे, जैसे कभी कभी होता है ना कि आप लोग भी बोलते हो कब, है, जब कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कुछ पैसा देना होता है, जैसे रिक्शे वाले को अमूमन होता है, तो वो बोलता ठीक है मत दो, उसको भी रख लो। तो इसका क्या मतलब, या हमसे कुछ ले लो, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आया? कि अब रिक्शा वाला जो आपको ले गया है और आपको पैसा दे रहा है, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है?
वो रिवर्स उसका गुस्सा है कि तुम नीच हो, तुम घृणित हो, कि हमारे उस पे बैठ के भी आए और अपना किराया देने के बजाय बहस कर रहे हो, और दे नहीं रहे हो, कह रहे हो नहीं देंगे चले जाएंगे, तो तुम और हमसे ले लो, चले जाओ। तो ये उसका गुस्सा है कि नहीं? रिवर्स सिस्टम में। नहीं, उसका गुस्सा है नहीं, वो ठीक है जो भी है, लेकिन वो अपनी बात जो थी, यानी वो जो उसको दिखाना था ना, कहते ना कि मक्खन पॉलिसी जिसको बोलते हैं ना, कि वो करके चली गई अपना, कि भाई ठीक है मेरे, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कोर्ट तो मानेगी नहीं, कि एक जगह आप बोल रही हो पूरी तरीके से कि इन्होंने मेरे हालत ये किया है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि नहीं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि देखो मेरे साथ तुमने इतना किया, उसके बाद भी मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ, है ना? अंत में भी वो ये दिखा के गई। तो इसका मतलब कि आप बड़े क्रूर आदमी हो। क्या मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि आप बड़े क्रूर आदमी हो, तो इसलिए आपको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ठीक, बात समझ में आ गई? इसी तरह एक महिला को जला दिया गया, और 80% वो करीब जल चुकी थी। दो डॉक्टरों ने उसका कथन लिखा था, उन्होंने उसे कथन के लिए योग्य पाया, और 80% जली होने के कारण ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि वो कथन करने के लायक नहीं थी। ठीक है, तो 80% जलना मतलब ये नहीं होता कि अब वो किसी लायक नहीं बची है। ठीक है, तो वो बोल सकती है। ठीक, फिर एक और बताइए, एक और प्रॉब्लम बताइए। वो प्रॉब्लम ये है कि एक महिला बड़ी एडवर्स कंडीशन में, कोई वाला जो बताया था ना कि हॉस्पिटल पहुंचती है, दर्द से करा रही है, बस इतना बताया कि डॉक्टर साहब उन्होंने ऐसा कर दिया। उसने उसको मॉर्फिन की दवा दिया, दर्द निवारक दवा दे, बेहोश कर दिया, और वो सो गई। जो बात उसने बोली थी उसने उसके बेड कार्ड पे लिख दिया। वो उसके बाद वो बेहोशी में मर गई। तो बेड कार्ड पे जो लिखा गया था वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में मान्य होगा या नहीं? ठीक, बात अब समझ में आ गई होगी ना? हाँ, कि यहाँ पे बस बात हो जानी चाहिए किसके बारे में? दो बातें जो लिखी थी ना हम लोगों ने, इसके बारे में। ठीक, इनको वो साबित करती हूँ। अभी आ रहा है, इंग्लिश में आ रहे हैं अभी, ये लास्ट इन लोगों को चल रहा है अभी। बस 2-3 हेडिंग और बची हैं। अब मृतक महिला विकृचित थी, डाइंग वुमेन्स ऑफ अनसाउंड माइंड थी, विकृचित थी, विकृचित हुई नहीं थी। तो अब उसके द्वारा दिया गया कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन क्या विश्वास योग्य हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, शरीर से वो हुस्ट पुस्ट थी, लेकिन दिमाग से वो पैदल थे। ठीक, तो उस कंडीशन में उसका किया हुआ डाइंग डिक्लेरेशन मान्य नहीं होगा। ठीक है, उकाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, उकाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर डॉक्टर का स्टेटमेंट, डॉक्टर का स्टेटमेंट भी मान्य होगा। ठीक है, ये उकाराम, तुकाराम नहीं, उकाराम बनाम स्टेट ऑफ। ठीक, डॉक्टर का कथन मान्य होगा। ठीक है, फिर एक चीज और आती है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र का अभाव, ये तो पहले हम लोग चर्चा कर लिए थे। अगर मानसिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ होने के प्रमाण पत्र का अभाव है, अभाव है किसका? प्रमाण
पत्र का, उसके बाद भी अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन होता है तो प्रमाण पत्र के अभाव के आधार पे हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो महिला या जो भी व्यक्ति होगा वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, ठीक है। हत्या तथा बलात्कार से पीड़ित, इसमें तो इसमें बस यही होता है कि जब हत्या हो या बलात्कार हो तो उसमें तुरंत बाद आपको जो भी बातें दर्ज करानी है तुरंत दर्ज करा देनी चाहिए, ठीक है। और जो बातें एक साथ होनी चाहिए, जो जो हो एक साथ बतानी चाहिए, ये नहीं कि आधी बात इसको बताइए, आधी बात उसको बताइए, आधी बात किसी और को बताइए, ठीक है। तो वहां पे अगर ऐसे आपने कर दिया तो वो फिर आपका डाइंग डिक्लेरेशन मान्य नहीं होगा, यानी आपके कथन विश्वास योग्य नहीं होंगे, ठीक। वहां पे पहले एक आदमी मौका उससे वो कन्फेशन कर तुरंत उसको बता रही थी, हाँ, तब तक दूसरा माना तीसरा मौका, हाँ, तो पहला दूसरा का ज्यादा केस ना, उसमें हर की बात अलग अलग है, जैसे लोग उसमें कैसे, उसमें यही होगा अल्टीमेटली उसने बताई क्या, वो ने क्या कि अभी मैंने क्या बताया कि जो एक में लंबी कहानी बताई, एक में छोटी कहानी बताई, एक में शॉर्ट कहानी बताई, सेंस अल्टीमेटली आ रहा है कि उसकी मौत ट्रक से ही हुई है, ठीक है। अब वो बताया कि ट्रक पहले दाहिने से आ रहा था, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर बगल में एक गाड़ी आई, उसने उसको बचाने के लिए मैंने समथिंग टाइप, ठीक। तो ये उकारा, उकारा, हाँ, ऑनर किलिंग इसमें नहीं है, हाँ, हिंदी इंग्लिश वालों में ना, हिंदी वालों में नहीं है। चलिए अब आइए इंग्लिश वाले, आइए इंग्लिश वाले भी शॉर्ट में उसको समझ लो, कुछ बात तो समझ में आ ही गई होगी, लैंग्वेज से समझ लो। सब हो गई इसमें, हिंदी वालों को सब हो गई, अब बची क्या, सभी हो गई उसमें। आइए पहले, डिक्लेरेशन मस्ट बी अबाउट डिक्लेरेंट कॉज ऑफ डेथ, इसके बारे में a declaration for a dying person will explain the cause of death of any other person than the declarant does not qualify as a dying declaration. A stock witness to the abduction of a child was killed. He made a statement before his death showing the involvement of the accused in the abduction. The Supreme Court held that the declarant was not explaining the cause of his death and therefore the statement was not relevant under section 26. विनय डी नागर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 2008। विनय डी नागर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 2008। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के डेथ के बारे में कोई व्याख्यान करता है कि अरे यार वो फला के बेटे का अपहरण हो गया था और अपहरणकर्ताओं ने उसके बेटे को मार दिया, तो क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन होगा? ये नहीं होगा, तो वही बात है। स्टॉक विटनेस जो एक्स्ट्रा में जैसे होता है ना, स्टॉक में पड़े रहते हैं, है ना, स्टॉक मतलब कोई भी आ गया, जैसे आप स्टॉक मतलब ये होता है जैसे हमको पता है कि फला के व्यक्ति का, फला के बच्चे का अपहरण हो गया है, ठीक है। अब सब तो नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बोलता है यार ऐसा ऐसा हुआ, उसके बच्चे को मार दिए, ठीक है। नीड फॉर कोरोबरेशन, द लर्नेड जज रेफर टू द सर्कमस्टांसेस नीड फॉर
कोरोबोरेशन, कोरो कोरोबोरेशन मतलब समपोषण, यानी एक बात का दूसरे के द्वारा साबित किया जाना, संपोषित किया जाना। Circumstances which may contract for the value of a dying declaration, such as the fact that it was not made of the earliest opportunity, or that the statement was put into the mouth of the witness by interested parties, or was the result of leading question, and added that subject to these qualifications, there is no absolute rule of law or even a rule of prudence that a dying declaration, unless corroborated and other than independence evidence, is not fit to be acted upon and made the basis of a conviction. The court cited with approval the following observation from a decision of a Madras High Court. It is not possible to lay down any hard and fast rule when a dying declaration should be accepted beyond saying that each case must be decided in the light of its own facts and surrounding circumstances. But if the court, after taking everything into consideration, is convicted that the statement is true, it is duly to convict, notwithstanding that there is no corroboration in the true sense. The court must be fully convicted of the truth of the statement, and naturally it could not be fully convinced of these were any things in the surrounding circumstances to raise suspicious as to its credibility. क्रेडिबिलिटी कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, कितने पॉइंट में पढ़े थे? 5 पॉइंट में पढ़े थे ना, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। तो किसी भी चीज की विश्वसनीयता कब होती है? जब वो चीज हर जगह से कोरोबरेट हो रही, मिल रही है ना। जैसे महिलाएं अमूमन कपड़े जब लेती हैं तो कपड़े के कलर का ही दुपट्टा ढूंढती हैं, अगर उसके साथ नहीं लगा रहता है तो मैचिंग, और फिर उसी के साथ चूड़ियां उसी कलर के ढूंढते। थोड़ा सा भी अगर मिसमैच होता तो कहती ना ये नहीं चलेगी, है ना। कलर बड़ा मतलब सटीक, बिल्कुल कलर डिजाइन सब बिल्कुल फिट करते हैं। हाँ? होता है वो तो तुम्हारे साथ कुछ अलगे होगा। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि 7 दिन की 7 रुमालें इस्तेमाल करती है, और उसका भी कलर कॉम्बिनेशन होता है कि मंडे को इस कलर को, ट्यूसडे को इस कलर को, है ना। नहीं, ड्रेस से नहीं होता है, वो डेज के हिसाब से होता है। जैसे जैसे को हाँ वो भी रहता है। और एक आपका शासक हुआ करता था मुगल काल में, जो 7 दिन के 7 ड्रेस पहनता था, वो उसका ड्रेस डिसाइड होता है कि इस दिन वो यही ड्रेस पहने। ठीक है। हाँ, नहीं यहाँ तो रहता है, और उसमें रुमालों में लिखा रहता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितना झाम पालती है लड़कियां, लड़कों की बस की है। तो कहने का मतलब कि यहाँ नहीं, रंगीला ने जहांगीर, वो था जहांगीर था शायद, वो वहां, तो वहां पे ये मतलब ये कहना चाहिए जो आपके आसपास देखिए होता क्या है ना, कि आपकी बातों से कभी कभी कंट्रडिक्शन हो जाता है आपके सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से। जैसे अभी कल या परसों कोई पूछ रहा था कि सर उसमें ऐसा ऐसा हो गया है, तो अगर मान लो चेंज हुआ भी होगा कि भाई एससी की उम्र जो है वो 50 साल है, ओबीसी की 45 साल है, जनरल की 45 साल है। नहीं नहीं, उसमें हाँ। तो अब सरकमस्टांसेस देखे जाएंगे कि वो बात सही है या गलत है। भाई अगर अनरिटन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर लॉजिक पे आप चलोगे तो फिर लॉजिक पे तो 50 साल होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि 45 5 साल उनको मिलता है, 3 साल ओबीसी को मिलता है, तो 48 ओबीसी जाएगा और 50 समथिंग टाइम। तो आपके जो डाइंग डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल से नेचुरली, नेचुरली इसमें वर्ड यूज होता है नेचुरली, जिसको कहते हैं ना अंतरात्मा से निकली हुई आवाज, इस किसी प्रकार का उसमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए किसी प्रकार, शुद्ध जिसको कहते हैं बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए, शुद्ध नहीं बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए आपकी अंतरात्मा से, तो उसको यहाँ पे ठीक है। अगर लेकिन अगर वो आपके सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस कहीं सस्पेशियस हो गया तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो दांव पे लग जाएगी। ये कहना, emphasizing this point further, still the Supreme Court observed that the Dang Declaration can be used as a sole basis of conviction, ठीक, sole basis of conviction. A person on deathbed is in a position so solemn and serene that it is equal to the obligation under oath. For this reason, the requirement of oath and cross-examination and dispense. वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन या किसी और तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। With victim being the only eyewitness, the exclusion of his declarations by defeat the ended of justice that the court has to be on its guard and see for its that the declaration of voluntary and seems to reflect the truth, यानी वो चीज जो है वो स्वेच्छा से सच के रूप में दिखाई देनी चाहिए, ठीक है, तब जाके a dying declaration once found to be truth and voluntary can be found to be truth and voluntary can be made basis on conviction without further corroboration. अगर आपका डाइंग डिक्लेरेशन शुद्ध शुद्ध है, विशुद्ध विशुद्ध है, तो उसमें हमें कोरोबरेशन की कोई जरूरत नहीं है और आपके कन्विक्शन के लिए आपका डाइंग डिक्लेरेशन ही पर्याप्त है, ठीक है। Comparison with testimony of accomplice. The court also compared a dying declaration with the testimony on an approver. Approver समझ रहे हो कौन होता है? हाँ, approver or accomplice and the confession of a co-accused and observed that this अभी जो बताया था ना, should not be equated, stated that it has been virtually a rule of law that the testimony of an accomplice should not be acted upon with. Corroborate, the court continued, the same cannot be said a dying declaration because a dying declaration may not, unlike a confession or the testimony or an approver, come from the trained source. If a dying declaration has been made by a person whose antecedent are as doubtful as in the other case, that may be ground for looking upon it with suspicion, but tarnished with the same brush as the makers of the confession or approval. हाँ, उससे अपराधी जो होता है उसको, और उससे अपराधी जाके अप्रूवर बनता है वहां पे, जिसको सरकारी गवाह बोलते, ठीक है। को एक्यूज्ड वर्ड यहाँ नहीं यूज किया इन्होंने, अलग अलग होते हैं। एक बार बता दिए थे ना सह अपराधी कौन होता है, एक होता, दोनों पर्यायवाची एक ही होती है, तो थोड़ा से अंतर होता है को एक्यूज्ड और एकॉम्प्लिस में। जैसे कपलिंग का नाम सुना, कपलिंग नहीं सुना? मान लो कोई एक चीज एक है, ये सॉफ्ट है, कोई सॉफ्ट है मतलब वो एक है, बीच से उसको काट दिया गया तो सेपरेट हो गया दोनों, फिर बाद में दोनों को कपलिंग किया गया,
अब कपलिंग होगा तो क्या बोला जाएगा? को। कपलिंग वर्ड वैसे नहीं कि को, दोनों सह हो गए, एक दोनों दोनों किससे मिले? कपलिंग से। उस कपलिंग से दोनों क्या हुए? सह हो गए, साथ हो गए। तो जो जो एकॉम्प्लिस होता है वो, जिसको कहते हैं ना कि वो सह अपराधी है, वो साथ साथ अपराध करता है। और को एक्यूज्ड में उसका देखो, वहां पे अपराध करना, साथ साथ अपराध करना, ठीक है। को एक्यूज्ड में ये होता है कि आप हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, ठीक है। यानी एक्यूज्ड आप हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, लेकिन सह अपराधी में आप नहीं बच सकते हो। और उन्हीं सह अपराधियों का जब साथ में विचारण होता है, जब वो, तो वो को एक्यूज्ड हो जाते हैं। को एक्यूज, जैसे मैंने कहा कि अभी आप एक में थे, अब आपको काट दिया गया। अब वहां पे ये हो सकता है कि आपका रोल अलग हो, इनका रोल अलग हो। अगर 34 नहीं लगाया गया है तो हो सकता है कि वो खाली वहां तक आपको पहुंचाने का दोषी हो। तो सह अपराधी तो हो गया ना? सह अपराधी तो हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन वो बाकी आगे कुछ नहीं किया है, अब आपका दोनों का साथ ट्रायल चल रहा है, तो को एक्यूज तो हो गए आप दोनों। क्योंकि आपने कुछ भी किया, छोटा किया बड़ा किया, आपने उसको वहां तक छोड़ के गए ना, शामिल तो हो गए आप, सह अपराधी तो हो गए आप। आपको एक्यूज्ड हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि सबका, हर एक अपराधी का जो चार्जशीट होती है वो सेपरेट होती है, सबका चार्जशीट सेपरेट होती है। तो अब पता चला कि उसका, उस मॉडल का रोल नहीं है कि उसको साथ में को एक्यूज्ड बनाया जाए, तो उसका सेपरेट चलेगा। जब सेपरेट चलेगा तो वो को एक्यूज नहीं होगा। और को एक्यूज्ड ना होने पे वो उसके बारे में कुछ भी बोल रहा है कि साहब यही गया था, मैं छोड़ने गया था, इसके हाथ में कट्टा था, जय बहुत अच्छी वाली रिवॉल्वर थी, और ये ने कहा था मुझसे कि 10 लोगों को मारूंगा, लेकिन ये 10 को नहीं मार पाया, 3 ही को मारा, कुछ भी वो बोले। कौन? को एक्यूज कौन वाला? जो छोड़ने आया था। एकॉम्प्लिसी वाला है, वो रहेगा एकॉम्प्लिस वाला, लेकिन वो जो छोड़ने आया था को एक्यूज्ड है, लेकिन साथ ट्रायल नहीं हो रहा, बस इतना से अंतर हो गया। अगर साथ ट्रायल हो रहा होता दोनों का, क्योंकि दोनों तो साथ अपराधी थे ना, अपराधी तो साथ ही थे ना, अगर साथ ट्रायल हो रहा होता दोनों का, फिर वो जो जो चीजें बोलता वो सब क्या होते? कन्फेशन होता उसके अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? दूसरे वाले के अगेंस्ट में, जिसने मर्डर किया 2-3 को। और सब कन्फेशन होता, और उस कन्फेशन के आधार पे उसको सजा दे दी जाती। लेकिन अगर सेपरेट ट्रायल हो गया तो वही चीज वो डिफरेंट हो जाती, फिर वो कुछ भी बोले, कितना भी बोले, नहीं हो। इसी तरह मैंने कहा कि आ, इसने कहा कि साहब, जैसे ना कि को क्या है, अप्रूवर है ना, कि एकॉम्प्लिस है, अपराधी है। कहा यार चल मुझे वहां पे छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, और 2 मिनट बाद तू आ जाना। बोला ठीक है। गया, वो साथ में लेके छोड़ा, और छोड़ने के बाद वो आगे चला गया चाय पीने के, अभी 2 मिनट बाद तो फिर आना, 3 मिनट बाद। अब ये क्या किया, अंदर घुसा ऑफिस में, गोली मारा, गोली मारने के बाद भाग गया। अब वो जब आया, देखा कि यार यहाँ पे तो कुछ है नहीं, वो कहाँ गया, बोला तो 2 मिनट बाद आने के लिए। नहीं, उसने अपना प्लान इसको नहीं बताया था। अंदर घुसा, देखा तो वहां तो आदमी तड़प रहा था। तो अब उसको क्या पता, दूसरे पूछा क्या हुआ, तो बोला कि साहब फला बचा लो, मैं फला व्यक्ति हमको मार के गया, हमको हॉस्पिटल भेज दो। अब उसको तो समझ में आ गई कि यार ये तो मेरा, अभी तो मैं उसी को छोड़ के गया था, मार दिया। तो अब वो बंदा, मान लो उसके अंदर आ गई, माना था कि यार इसको पहुंचा दे, हॉस्पिटल पहुंचाने की, आप चूंकि अब नहीं ले जाता हो तो भी मसला है कि कहीं बाद में ये बता रहा था कि ये बंदा भी था साथ में। तो वो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए ले जा रहा, रास्ते में ही वो मर गया। अब उसने जो चीज बोली उसको, किसको? जो लेके जा रहा था, वो लेके किसको, लेके कौन जा रहा था? सह अपराधी का दोस्त, यानी सह अपराधी का। तो अब यहाँ पे वो जो डाइंग डिक्लेरेशन किया है, अब चूंकि ले जा रहा था, तो अब पता बनी सी बात है कि उसको ही बनाया जाएगा। तब उसका साथी कह रहा, बे तू बताना मत,
तुझसे बताया होगा ना कि किसने गोली मारा, क्या मारा है। और तूने बता भी दिया यार, उन्होंने तो सब कुछ बताया, तूने मार क्यों दिया। हमको बताया होता ना, तुमने तो काम को छोड़ देना हो। आप होता ना कभी कभी ऐसे सिचुएशन, दोस्त दोस्त को बुलाते हैं मार देते हैं। बहुत से केस होते कि नहीं होते। एक दोस्त बुलाता कि अबे आजा, आज यहाँ पे है, वो बेचारा चला जाता, फिर उसको वहां मार देते हैं। और उसी के थोड़ी देर बाद एक तीसरे दोस्त को बुलाए थे पार्टी में, वो पहुंचता है, वो तड़प रहा होता है, देखता है अरे, तो वो बताता है फिर कि ये जो दोस्त बुलाए थे वही मारे मुझको। तो अब डैंग डिक्लेरेशन उसका क्या होगा, टेस्टिमनी होगी कि नहीं होगी, उसकी परिसाक्ष्य की टेस्ट होगा कि नहीं होगा वो। तो उसका भी दिया गया कन्फेशन जो है कोरोबरेट हो जाता है, जो डैंग डिक्लेरेशन ऐसे में मान्य होगा उसको। ठीक है। तो को एक्यूज सो सह अपराधी मतलब साथ में समझो, साथ में सह अपराध, अपराध में साथ साथ है। ठीक है। फिर साथ साथ है, चाहे थोड़ा से हो चाहे बड़ा से हो, चाहे कॉन्स्पिरेसी में हो चाहे अबेटमेंट में हो, चाहे जिसमें हो, अटेम्प्ट में हो, अपराधी तो अपराधी। ठीक। और अगर 34 वाला रोल पे कर दिया, यानी 2 सब क्लास 5 वाला BNS का, तो पूरा पूरा है फिर। तो भले आप खड़े हो, अगले ने गोली मार दिया है, तो आप बचोगे नहीं। आप ये नहीं कह सकते साहब हम तो दरवाजे पे खड़े थे, हम थोड़ी ना कहते इनको गोली मारने के लिए। तो वहां पे 3 सब क्लास 5। और वो भी, उसमें भी फिर ये होगा कि 3 सब क्लास 5 कब लगता है, इनका दोनों का प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड थी कि नहीं थी। जैसा अभी हमने कहा कि वो दोस्त का चलो यार हमको छोड़ दो, बाकी दोस्तों को ये नहीं पता था कि ये इसको मारेगा, बहुत से। तो अब वहां पे 3 सब क्लास 5 नहीं लगेगा। ठीक। आगे समझ में नहीं आ गई। थोड़ा ये दो चीजें समझ लेना बहुत साफ साफ है ना, इसमें अंतर रहता है। स्टेटमेंट मेड टू आर एम्प्लीकेटिंग रिलेटिव्स, वही जो संबंधियों से किया गया स्टेटमेंट है भाई। अब उस वक्त जब हम, कोई भी व्यक्ति जब मर रहा होता है, तो संबंधी आए कोई भी आए, तो जो उसके साथ हुआ है वो तो बताएगा ही बताएगा ना। तो अब यहाँ पे उस स्टेटमेंट को क्या रिजेक्ट कर दिया जाए कि वो उसका रिश्तेदार है, हो सकता है कि वो बढ़ा चढ़ा के बता दिया हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। बस ये कि स्क्रूटनाइज्ड, यानी कि उसकी विश्वसनीयता को, उसकी सत्यता को हमें बहुत गंभीरता के साथ छानबीन करनी। ठीक है। FIR एज डैंग डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस, ये बात भी हो गई थी। इसमें समझ में आ गया था ना कि अगर FIR लिखाते लिखाते व्यक्ति मर गया तो क्या हो जाएगा, डैंग डिक्लेरेशन हो जाएगा। या किसी पुलिस वाले को हमने लिखाया और फिर वो व्यक्ति मर गया, तो भी वो डैंग डिक्लेरेशन हो। फिर यहाँ पे ये नहीं होगा कि पुलिस वाले से किया गया डैंग डिक्लेरेशन मान्य नहीं होगा, सिर्फ कन्फेशन होता है जो मान्य नहीं होता है। ठीक। कंट्राडिक्शन इन FIR एंड डैंग डिक्लेरेशन, बात भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि FIR में बात बढ़ा चढ़ा के लिखा दी गई है, डैंग डिक्लेरेशन में वो बात आ नहीं रही है, डॉक्टर से कोई बात और हो रही है ना। तो अंतिम में जो बात बोली जाए तो वो तो मान्य हो जाएगी डैंग डिक्लेरेशन में। लेकिन जब 161 का बयान, ठीक है, दर्ज कर लिया जाए, पुराना 161 का, और 183, 61, 82 होगा, 80 82 होगा, 19 जोड़ दो, 19, 80 होगा, 19। ठीक। तो वहां पे पुलिस वालों ने ही लिखा ना, 161 का बयान कौन दर्ज करता था, पुलिस वाले करते हैं। तो अब उसने अपने मौत के बारे में बताया है, सबके अलग अलग सरकमस्टांसेस होते हैं ना, और वो लिखाने के बाद मर गया, तो वो क्या होंगे, डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है। अब वहां पे उसने बात कुछ लिखाई, FIR, चूंकि FIR तो वो लिखाया नहीं, FIR किसी दूसरे ने लिखाया। अब दोनों में अगर कंट्रडिक्शन हो जा रहा है तो क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन 161 को ना माना जाए, उस 161 को न माना जाए। क्यों ना माना जाए, अच्छा बताओ। 161 का वही लिखाया है जो, हाँ, FIR किसी दूसरे ने लिखाई है,
एफआईआर किसी दूसरे ने लिखाई है। एफआईआर कोई भी लिखा सकता है, आप भी लिखा सकते हो, वो भी लिखा, कोई भी लिखा सकता है। अब बढ़ा चढ़ा के उसने लिखा दिया, लेकिन 161 का बयान तो उसी ने लिखाया ना, उसने बताया अपने बारे में, तो मान्य हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर 161 के बयान के रूप में है तो, लेकिन अगर उसी ने एफआईआर लिखाई, उसी ने बाद में दूसरी बात बताई, फिर तीसरी जगह तीसरी बात बताई, अगर फ्लक्चुएशन हो गया तो फिर नहीं। तो इसीलिए एक बार जो फ्रेमिंग हो जाए तगड़े से हो जाना चाहिए। ठीक। कंप्लेंट एज डैंग डिक्लेरेशन, मिट्टी का तेल उसके रिलेटिव्स ने जला दिया, पुलिस वाले आए, पूछे फटाफट क्या हुआ कैसे हुआ, तुरंत उसने सब बताया, तो एज ए कंप्लेंट भी आपका डैंग डिक्लेरेशन हो सकता है। नहीं, कहने का मतलब अल्टीमेटली एज ए डैंग डिक्लेरेशन, एज ए एफआईआर, एज ए बयान, ये सब डैंग डिक्लेरेशन आपके हो सकते। ठीक है। डिले इन रिकॉर्डिंग, डिले इन रिकॉर्डिंग, अगर कोई इंजर्ड पर्सन वाज नॉट इन द फिट कंडीशन टू मेक अ स्टेटमेंट, तो अगर डिले होता है तो कोई इशू क्रिएट नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई इशू नहीं है, फिर भी डिले हो रहा है, तब फिर वो क्या होगा, मान्य होगा। ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट एंड सरकमस्टांसेस, इसमें सरकारिया जस्टिस वाला जो स्टेटमेंट दिया था। हाँ, तो इसमें भी वही है कि केयरली आपको ऑब्जर्व करना है कि फैक्ट में और सरकमस्टांसेस में इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है। अनुपात समानुपात है कि नहीं है, यानी कि उसमें बातें मिल रही या नहीं मिल रही। मल्टीपल डैंग डिक्लेरेशन, two different versions where they are in which a set of two different person, where indicate the mere fact that one name was common in both the version could not be a basis of convicting the named person. If there are two dying declaration giving two different version, बनी सी बात है कि अगर डिफरेंट वर्जन होगा, डिफरेंट लोग होंगे, तो क्या होगा, वो रिलायबल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर लास्ट वाला वो जो देता है और किसी जेन्युइन पर्सन को देता है, जैसे अभी 161 का बयान दिया था, जैसे मान लो इनसे कुछ बताया, इनसे कुछ बताया, कहानी बताते बताते वो आ रहा है, हॉस्पिटल में अंत में पहुंचता है, वहां थोड़ा सा हालत उसकी ज्यादा खराब होती है। अब उसको ये लगता है कि ज्यादा बोल नहीं सकता, वहां पे वो डॉक्टर साहब को बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात हुई थी और लगता है मैं बचूंगा नहीं, और इस व्यक्ति ने मुझे मार दिया, इतना बोल के वो मर गया। तो अब उसका वाला कोई मतलब नहीं है, लास्ट वाला जो होगा वो डैंग डिक्लेरेशन आपका मान्य हो जाएगा। ठीक है। और इसीलिए मल्टीपल में ये होता है कि आप उसको एक जगह ये, एक जगह ये, एक जगह ये छोड़ा, एक जगह ये पकड़ा, यानी कि कहीं पे घटा रहे हो, कहीं पे बढ़ा रहे हो, कहीं पे घटा रहे हो, कहीं पे बढ़ा रहे हो, वो नहीं होगा। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन थ्रू डैंग डिक्लेरेशन, द crux of the whole matter was as to who had stabbed the disease and why these crucial facts are to be found in the dying declaration. ये क्या है, ये a piece of evidence is the proper identification of the assailant. डैंग डिक्लेरेशन क्या होता है, एक सारवान सब्सटेंशियल एविडेंस, हाँ पीस ऑफ एविडेंस होता है, क्योंकि ये वही व्यक्ति करता है जो व्यक्ति मरने वाला होता है, तो वो अपने मरने के बारे में या अपने मरने के संव्यवहार के बारे में, ठीक है, दोनों के बारे में, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा। फिर स्टेटमेंट मेड बाय साइन,
स्टेटमेंट मेड बाय साइन मतलब कौन सा केस था? क्वीन अब्दुल्ला बनाम क्वीन क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। ठीक है। इशारों के माध्यम से किया गया साइन वो भी एक्सेप्टेड होता है। ठीक है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में किया गया हो चाहे ऐसे किया गया हो वो भी एक्सेप्टेड होता है। लैंग्वेज ऑफ स्टेटमेंट भी बैंक डिक्लेरेशन के बीच में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है। अगर मान लो डॉक्टर को तेलुगु आती है, घायल व्यक्ति को इंग्लिश आती है, तब क्या होगा? माना जाएगा? हाँ। हम्म। टू बी वायलेट डिक्लेरेशन हो, वायलेट डाइंग डिक्लेरेशन होगा। ठीक है। हम्म। उसके लिए दो तीन बातें होती हैं। देखो यही है ना, पी बसु वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। देखो अब हम जैसे आपको बताएं, जैसे मान लो आप तमिलनाडु गए। ठीक है। तो आप इंग्लिश बोल रहे हो या उर्दू बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? उर्दू। आप उर्दू बोल रहे हो, वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। तो एक सुना होगा कि ट्रांसलेटर रखा जाता है। तो ट्रांसलेटर को बुलाने में पता लगा देर लग गई, नहीं आ पा रहा है। तो कभी कभी डिपार्टमेंट में कुछ लोग होते हैं उस बात को जानते रहते हैं, कुछ भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। जैसे बहुत अच्छे हिंदी के जानकार होते हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश के जानकार होते हैं, कुछ लोग उर्दू जानते रहते हैं, है ना। तो उर्दू नहीं भी जानते रहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने पढ़ रखा है या कभी बातचीत में इस्तेमाल किया है, तो बोले उसको बुलाओ जरा, कि डॉक्टर साहब को नहीं समझ में आ रहा। उसने सुन लिया कि ये बात इन्होंने बोली है, मेरी जख्मों की वजह मेरा कोई और नहीं, मेरा शौहर है ना, या खसम है, मेरा खसम बोलते हैं ना उसको। हस्बैंड को क्या बोलते हैं? नहीं, एक एक वर्ड और खसम होता है ना, खसम। अरबी है शायद, अरबी वर्ड है खसम। हाँ। हाँ। हस्बैंड के लिए, हस्बैंड के लिए खसम। अच्छा। हाँ, तो मार तो हो ही जाएगी। तो ये कहने का मतलब कि अब उसको बुलाया जाए कि तो वो जो भी टूटी फूटी उसमें समझा, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट कि लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज एग्जैक्ट मिले कोई जरूरी नहीं है, सेंस समझ में आना चाहिए। वो बता दिया कि फला व्यक्ति ने मारा मुझको, उसने बता के ट्रांसलेट करवा दिया तेलुगु में, क्योंकि कोर्ट में तो तेलुगु में जाना है, ट्रांसलेट करा दिया। ओरल डिक्लेरेशन ये भी आपका एक्सेप्टेड है ना। और थंब इम्प्रेशन ये भी आपका अगर सही नहीं है तो संदिग्ध उस पे चला जाएगा। और अगर डिक्लेरेंट सर्वाइवर्स जो अगर बच जा रहा है तो नहीं होगा, वो उसका 160 में फिर जाके कोरोबरेट करेंगे। स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू डेथ, यानी जो कथन हो रहे हैं वो किसके संबंध में होना चाहिए? मौत के बारे में होना चाहिए। फिर मेडिकल रिपोर्ट के बारे में आपको बता ही दिया मैंने, कुछ ज्यादा है नहीं। डाउरी डेथ ये भी
ठीक है। ऑनर किलिंग, देयर वाज ऑनर किलिंग ऑफ 6 person, one of the injured person who also died, hmm, told his brother as to who were the assailant. The fact that this was not mentioned by him in the FIR or police statement was considered to be not of the significance. The court said that a person who had lost his kith and kin in a horrific accident could not be expected to speak of minute details. His evidence could not be impeached in cross-examination. The dying declaration could not be disbelieved. The failure to mention motive in the FIR was also not regarded as anything as material. Corroboration of the statement of the child witness was also not necessary because his presence and statement were natural. He was cross-examined for days together. A little bit discrepancy did not go against the tenor of his evidence. ऑनर किलिंग होती क्या, पहले ये बताओ। तो लोग अपने ही बेटियों को, अपने ही बहनों को क्या करते हैं, मार देते हैं। अपने ऑनर किलिंग का मतलब होता है अपने बेटी को मारना या अगले के उसको मारना। अभी बिहार में हुआ था ना, वो कौन, उस हस्बैंड को भी मार सकते हैं ऑनर किलिंग। तो अब अगर मान लो आपने अपने बेटे को मारा या आपने अपने बेटी को मारा या आपने अपने दामाद को मारा, किसी को भी मारा, अब उस घटना का चश्मदीद गवाह अगर कोई बच्चा है या उसके हत्या के बाद, मतलब वो लोग मार के चले गए, सोचे कि अब तो ये मर जाएगा, या उसने नाटक कर लिया कि मर गया, ये चले गए, उसके बाद उसको थोड़ा सा होश आता है, तब तक उसके छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, छोटे बच्चे, है ना। तो ऑनर किलिंग बड़ा खतरा रहता है, ये बुढ़ापे तक में भी हो सकता है। ठीक है, तो उस बच्चे को उसने बता दिया, ठीक, और उस बच्चे ने रिलेटिव को बता दिया, तो क्या वहां पे उस डाइंग डिक्लेरेशन को डिनाई कर दिया जाए? उसके बाद वो मर गया बताने के बाद बच्चे को, बच्चे ने अपने रिलेटिव को बता दिया। क्योंकि इसमें होता क्या है कि ऐसे ही लोग उदाहरण होते हैं, बाकी तो कोई होता नहीं है। जैसे उसको मारा गया था, अभी बिहार में मारा था ना किसी को, कोई मंडल था, उसको मारा था, उसके ससुर ने मार दिया था जाके गोली कैंपस में। तो अब वो कैंपस में जब मारा होगा तो उसने बोला होगा तो पता ही चल गया किसने मारा है। तो किसने मारा ये मैटर नहीं होता है, वो तो सब लोग देखते हैं, पता लगा उसमें कोई गवाह बनेगा कि नहीं बनेगा वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन उस जिसको गोली लगी उसने अगर कह दिया कि मेरे ससुर ने मुझे मारा है, बस इतना कह दिया और किसी ने सुन लिया या उसकी बेटी ने सुन लिया, वो जाके कोर्ट में बता दी, बस खत्म काम, आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ठीक। तो ऑनर किलिंग में भी ये स्टेप इसलिए हो जाता है कि ऑनर किलिंग में चोरी छिपके ले जाते हैं, लड़की को बुला के कहीं जंगल में मार दिए वहां पे। अब उसी में से जो लोग मारने में शामिल थे, अगर बाय द वे वो आपस में बात करें और एक दूसरे को सूचना दें कि आज उनकी बेटी का काम तमाम कर दिया गया, दूसरे रिलेटिव को बताया, अब वो जिसको बताया वो अगर एज ए डाइंग डिक्लेरेशन यूज किए जाए तो कब हो सकते हैं? तब हो सकते हैं वो जबकि अगर उसने, जैसे मान लो कोई व्यक्ति, जो 6 लोग शामिल थे उसमें से कोई अपनी वाइफ को बताया, उन्होंने पूछा कि आज कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि आज वो देखे ना, वो लड़की, उनकी लड़की फला लड़के शादी कर ली है, आज उसी को मारना है।
या फैसला लेने जाना है ना, फैसला करने जाना है, मैंने सीधी भाषा में उसने नहीं बोला। हाँ पत्नी रोक लेती, फैसला लेने जाना है, ये कह के वो चली गई। फिर लौट के वो आके उसी को बताता है कि उसका काम आज तमाम हो गया। तो बोले, पूछे कि नहीं फैसला हुआ कि नहीं हुआ, हो गया फैसला। क्या हुआ? काम तमाम कर दिया उसका। तो वो एज ए बैंक डिक्लेरेशन मान लो। लेकिन अगर पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, बाद में वो बताता, तो वो भी नहीं। ठीक है, वो फिर कन्फेशन में चला जाएगा अगर। लेकिन वाइफ से कर रहा है, तो वाइफ से क्या कन्फेशन किया जा सकता है? वाइफ से कन्फेशन हो सकता है? बोलो। प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहाँ तक सेव करती है आपको? प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहाँ तक सेव करती है? जैसे कोई बंदा है, वो रात में चोरी करके आता है। अब वाइफ रात में देखती है कि ये इधर से उतर रहा है। उतरने के बाद वो नजर रखती है, देखता है कि ये गया और फला जगह पे फला सामान रखा और आ गया, नहा धो के फिर आ गया। सुबह फिर बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ गिफ्ट लाया हूँ। वो सारे जेवर जाता वहां से निकालता, निकाल के लाके देता है। तो अब इसमें क्या वो महिला कुछ भी अगर बताए तो क्या सब प्रिविलेज्ड है? नहीं, सब प्रिविलेज नहीं है इसमें। कुछ चीजों को वो बता सकती है। हाँ उसे। और को 250 रुपया दे देना, ठीक है, हमसे ले लेना बाद में। ठीक। समझ में आ गई बात? वो उसका उतरना, उसके घर में रात के समय में उतरना, आना, सामान छिपाना, ये प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, उसका ये बताना कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, ये प्रिविलेज्ड है। अब वो चोरी का है कैसा है? हाँ कुछ भी हो, वो उसका उतरना वहां से, वो प्रिविलेज नहीं। तो अभी आएगा, इसी में आएगा भी आपका, प्रिविलेज कम्युनिकेशन में भी आएगा। कन्फेशन, हाँ कन्फेशन हो जाए किसी से भी किया जा सकता है कन्फेशन, पुलिस एक्सेप्ट पुलिस। किसी से भी डरा धमका, मतलब किसी से, मतलब कि वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अमूमन हाँ। ठीक है, इसको यहीं तक, ये आपका हो गया है। कल इसका सब क्लास 2 नेक्स्ट उसमें टॉपिक में देखेंगे। 2 3 4, अब वो एक दिन का बचा हुआ है। 2 3 4 5 6 7 8 तक उसको फाइनल कर देंगे। लेकिन इसका जितना ये बना हुआ है, इसको क्लियर कर लेना, इतनी चीजें, तब बढ़िया होगा ये। ठीक है। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग। आवाज कट रही है आपकी।